अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट जो 2015 में कंडक्ट हुआ था फॉर लेक्चरशिप वो सॉल्व करेंगे। इसमें हम अलजब्रा सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 से लेके क्वेश्चन नंबर 92 तक। ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड एंड वेक्टर स्पेस रिलेटेड क्वेश्चन, इसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 68 था इस सेक्शन से, अलजब्रा सेक्शन से। हमारे पास ये सेट गिवन है, हमने ये बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके लिहाज से इस सेट को अगर आप देखें, ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है C4 एंड इसके एलिमेंट 1, -1, आयोटा एंड माइनस आयोटा है। सो क्लियरली इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। सो हम 1 बाय 1 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। सो डी ऑप्शन नहीं हो सकती रैशनल नंबर, बिकॉज ये सबसेट होगा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसी तरह ये साइक्लिक ग्रुप है, एक्स से जनरेट हो रहा है, सो ये नॉन साइक्लिक ऑप्शन भी गई। इसके बाद हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की 2 ऑप्शन हैं। एडिशन के लिहाज से ये ग्रुप नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप है, सो ऑप्शन बी गई। सो करेक्ट ऑप्शन है इस सवाल की ऑप्शन ए, जैसा ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन विदाउट जीरो। क्वेश्चन नंबर 69, R3 अंडर वेक्टर प्रोडक्ट फॉर्म्स आ ग्रुप, मोनाइड, सेमी ग्रुप और ग्रुपाइड। सो अगर हम देखें, हमारे पास ये डेफिनेशन है। सबसे पहले ग्रुपाइड होता है जो क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करता है, फिर सेमी ग्रुप बनता है जो एसोसिएटिव लॉ को करे, और सेमी ग्रुप अगर आइडेंटिटी लॉ को करे मोनाइड, और मोनाइड अगर इन्वर्स लॉ को करे फिर ग्रुप बनता है। सो वेक्टर प्रोडक्ट जो है ये एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता, सो सेमी ग्रुप ही नहीं हो सकता। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसमें, ये ग्रुपाइड है। क्वेश्चन नंबर 70, एन एलिमेंट एक्स ऑफ अ ग्रुप जी सेटिस्फाई दिस कंडीशन इज कॉल्ड। अगर हम डेफिनेशन देखें बुलियन रिंग की, उसके सारे एलिमेंट यही सेटिस्फाई करते हैं इसी रिलेशन को, और इन्हें आइडेम्पोटेंट कहा जाता है। ये डेफिनेशन है, सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71, ये क्वेश्चन ग्रुप है जेड ओवर एन। हम रिंग भी कंसिडर कर सकते हैं इसे आइडियल, और ग्रुप में भी इसे देख सकते हैं इज आइसोमॉर्फिक टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। सो इसके लिए इस थ्योरम को अगर हम देखें, एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन इज आइसोमॉर्फिक टू जेड एन। इस क्रोशन ग्रुप को अगर देखें ग्रुप थ्योरी में, तो इसका ऑर्डर एन है, इसमें एन एलिमेंट है। सो ये फाइनाइट ग्रुप है, ऑर्डर एन है, सो ये डेफिनेटली आइसोमॉर्फिक होगा जेड एन के। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72, ये ग्रुप है जो ए से जनरेट हो रहा है, देन जी इक्वल। सो हमें इसका एक और जनरेटर ढूंढना है। सो हमारे पास थ्योरम है, अगर हमारे पास ए जनरेटर है, उसकी पावर एन से जनरेट हो रहा है, आइडेंटिटी बन रही है। सो ए के इज द जनरेटर, अनदर जनरेटर ऑफ अ ग्रुप जी इफ द नंबर के एंड एन आर को प्राइम। को प्राइम मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। सो अगर आप 5 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखें 1 है, बाकी सब का रेस्पेक्टिवली 6, 2 एंड 4 है। सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, फिर हमारे पास ग्रुप है जो जनरेट हो रहा है बी से, देन जी कैन बी जनरेटेड बाय। उसी तरह हमारे पास एक और सवाल है पिछले सवाल जैसा। सो ये यहाँ पे हमारे पास एक थ्योरम है, अगर एक्स इज अ जनरेटर सो एक्स इनवर्स आल्सो अ जनरेटर ऑफ द ग्रुप। सो क्लियरली ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर है। 74, हमारे पास ये ग्रुप है, देन हमें नॉर्मलाइजर इसका देखना है। इस ग्रुप को अगर आप देखें, ये डिहाइडल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, और इसके एलिमेंट ये हैं। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, सो इसमें 6 एलिमेंट हैं। सेकेंड, इसमें अल्फ़ा जो है वो इन्वर्स है अल्फ़ा स्केयर का, वाइस वर्सा। ऑल अदर एलिमेंट्स आर सेल्फ इन्वर्स। सेल्फ इन्वर्स आर एलिमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। They are also the part of the normalizer, they are also the part of the centralizer, and they are also the part of the center. So अब हम इन ऑप्शन को 1 बाय 1 एलिमिनेट कर सकते हैं। ये नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन है। अगर ऑप्शन में देखें, सबसे बड़ा ग्रुप जी ये आ सकता है, फिर हमारे पास बी ऑप्शन है और डी है। सो बी ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। सो बी और डी में सिर्फ अल्फ़ा बीटा का डिफरेंस है। अल्फ़ा बीटा को चेक कर लेते हैं, अगर अल्फ़ा बीटा होगा सो फिर हम जी ऑप्शन की तरफ जाएंगे, अदरवाइज बी और सी ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। सो अल्फ़ा बीटा
तो अगर हम बी के साथ ऑपरेट करें राइट साइड से, सो इसको ओपन करें, ये बी अल्फ़ा बी बनेगा और अल्फ़ा बीटा सेल्फ इन्वर्स है। सो ये इसी तरह लिखे जा सकता है, और इन्वर्स को खोलें तो ये है बीटा फिर सेल्फ इन्वर्स है। सो वो बीटा को कैंसिल कर देगा, हमारे पास ये राइट साइड से अल्फ़ा स्केयर आया। अगर लेफ़्ट साइड से देखें सो ये सिंपली अल्फ़ा आ रहा है। सो ये नॉर्मलाइज़र में जा ही नहीं सकता इस डेफिनेशन से अल्फ़ा बीटा। सो ऑप्शन बी एलिमिनेट होगी, सो इससे बड़ा सेट भी एलिमिनेट हो गया और आइडेंटिटी ऑलवेज होगी। और इसमें डी ऑप्शन में बीटा एलिमेंट है जो सेल्फ इनवर्स है, जो ऑलवेज सेंट्रलाइजर का हिस्सा होता है, सेंटर का हिस्सा होता है और नॉर्मलाइजर का हिस्सा होता है। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 75, अब हमें सेंटर ढूंढना है। ये हमारे पास ग्रुप है, ये भी डिहाइड्रल ग्रुप है, ऑफ ऑर्डर 8 है। इसमें 8 एलिमेंट हैं, ये इसके 8 एलिमेंट हैं। इसमें ऑप्शन के लिहाज से देखें, पहली तो है कि ये नॉन अबिलियन ग्रुप है, सो ऑप्शन जी डी गई। अगर सेंटर जो होगा वो जी के इक्वल तब होता है जब अबिलियन ग्रुप हो। अब हमारे पास जो सेट हैं बी और सी, ये बड़े सेट हैं। इसमें अल्फ़ा इन्वर्स है अल्फ़ा क्यू का, और अगर आप ऑप्शन में देखें अल्फ़ा स्केयर सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट है, तो अल्फ़ा स्केयर तो लाजमी आएगा। अब अल्फ़ा या अल्फ़ा क्यूब को चेक कर लेते हैं। अल्फ़ा ये सेंटर की है कि कम्यूट करना चाहिए एलिमेंट, तब सेंटर में आता है। सो अल्फ़ा को अगर हम अल्फ़ा क्यूब बीटा एलिमेंट से लेफ्ट साइड से ऑपरेट करें, ये बीटा बनता है। अगर राइट साइड से करें सो ये बनेगा अल्फ़ा क्यूब बीटा अल्फ़ा, फिर हम इसे अल्फ़ा स्केयर अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा लिख सकते हैं। अल्फ़ा बीटा सेल्फ इनवर्स है, तो इसको दोबारा ओपन करें तो बी इनवर्स अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, बीटा अपना ही इनवर्स है जो अदर। राइट साइड से ये अल्फ़ा स्केयर बीटा और लेफ्ट से ये बीटा है। सो ये एलिमेंट ना अल्फ़ा आ सकता है ना अल्फ़ा क्यूब आ सकता है। सो ये ऑप्शन गई, और अल्फ़ा स्केयर सेल्फ इनवर्स है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 76, which of the following is not true for an abelian group G? अब हमने इन 4 ऑप्शन से देखना है। इसके लिए अगर इस रिजल्ट को देखा जाए, A5 जो है अल्टरनेटिव ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60, ये एक ही ग्रुप है जो कि सिंपल है, इसका कोई प्रॉपर नॉर्मल सॉल्व ग्रुप नहीं है, और A5 नॉन अबिलियन है। सो ऑप्शन बी को अगर देखें, इसमें है कि जी सिंपल ग्रुप है ऑर्डर 60 का, और स्टेटमेंट में है कि ये अबिलियन ग्रुप है। सो अबिलियन, अब यहाँ पे एक ही ग्रुप है A5 जो कि नॉन अबिलियन है ऑर्डर 60 का। सो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट नहीं है। सो ऑप्शन बी इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ कोटर्नियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। इसमें हमारे पास थ्योरम है, ये डिफरेंट वे है इस थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं कि किसी भी ग्रुप से फैक्टर ग्रुप बनाया जाए उसके सेंटर के साथ, तो आइसोमॉर्फिक होता है इनर ऑटोमॉर्फिज्म के, और Q8 का सेंटर है ±1, और इसका फैक्टर जो बनेगा वो B4 क्लैन 4 ग्रुप बनेगा। क्लैन 4 ग्रुप जो है ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है, ये अल्फा बीटा से जनरेट होता है। ये आइसोमॉर्फिक है, या इसकी अदर रिप्रेजेंटेशन C2 क्रॉस C2 होगी। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। साइक्लिक ग्रुप क्योंकि अबिलियन ग्रुप होता है, और अबिलियन ग्रुप में हर एलिमेंट अपनी ही कॉन्जुगेसी क्लास में होता है। सो अबिलियन ग्रुप का जितना ऑर्डर होगा उतनी उसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस होंगी। ऑर्डर 6 है तो 6 कॉन्जुगेसी क्लासेस होंगी, अगर 7 है तो 7 कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं। सो आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 79, नंबर ऑफ अ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12। अब इसमें हमारे पास 5 ग्रुप हैं। अल्टरनेट ग्रुप है ऑर्डर 12 का, डिहाइड्रल ग्रुप है D6, और डाईसाइक्लिक ग्रुप है। इसके अलावा Z12 है, इसको C12 भी लिख सकते हैं, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12, और Z6 क्रॉस मल्टीप्लाई बाय Z2, और C6 क्रॉस मल्टीप्लाई बाय C2। अब इसमें लेफ्ट वाले सारे नॉन अबिलियन हैं, राइट वाले जितने भी हैं वो अबिलियन हैं। तो हमने नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 देखा। जो लेफ्ट सेट में ये तीनों आपस में आइसोमॉर्फिक हैं, जो राइट साइड पे हैं ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक हैं अबिलियन, बट ये दोनों सेट आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते। सो राइट आंसर है बी ऑप्शन। सो हमारे पास 2 ग्रुप ही बनेंगे, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12।
ऑर्डर ऑफ अ साइलो टू सब ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियर ग्रुप Q8। क्वाटर्नियन को देखें तो इसमें 8 एलिमेंट हैं ये, और साइलो फर्स्ट थ्योरम से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। फाइनाइट ग्रुप हुज ऑर्डर इज डिविजिबल बाय अ प्राइम P कंटेन अ साइलो P सब ग्रुप। अब इसका ऑर्डर 8 है, सो 8 को 2 प्राइम से हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 पावर 3। सो 2 से डिवाइड करने से इसमें साइलो 2 सब ग्रुप है। अब उसका ऑर्डर क्या होगा, जो ये प्राइम और इसकी पावर है, ये टोटल नंबर इसका ऑर्डर होगा। तो इसका ऑर्डर होगा 8। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल ऑफ आर। इनको हम वन बाय वन एलिमिनेट कर सकते हैं। आइडियल की डेफिनेशन है, आई इज अ कम्यूटेटिव रिंग, आई इज अ सबसेट ऑफ आर, सब रिंग होना चाहिए, आई कंटेंट होना चाहिए आर में। इसका ऑल्डन आइडियल, अगर हम आर में से एक एलिमेंट लें और एक्स में से एक, आई में से एक एलिमेंट लें, तो उनका जो रिजल्टेंट एलिमेंट है वो आई में जाना चाहिए, तब आइडियल होगा। सो ये हमारे पास ऑप्शन है, इनको वन बाय वन एलिमिनेट करते हैं। सो सबसे पहले आर जो है वो सी में कंटेन है, सो बड़ा सेट कभी भी आइडियल नहीं हो सकता छोटे सेट का। सो ऑप्शन सी एलिमिनेट कर देंगे। इसी तरह आइडियल है, सो उसे सब रिंग होना चाहिए, सो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गई। और फिर हमारे पास Z जो है वो आइडियल नहीं बन सकता, क्योंकि ये एग्जांपल ले लें, अगर 3 हम Z में से लें, 1 और 5 R में से लें, सो रिजल्टेंट एलिमेंट R में जा रहा है जबकि Z में नहीं जा रहा है। Z को आइडियल होने में के लिए ये एलिमेंट जाना चाहिए। ये काउंटर एग्जांपल है, सो Z एलिमिनेट हो गया। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। सो इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन देखें। रिंग है उसको इंटीग्रल डोमेन कहेंगे अगर वो कॉमोटेटिव भी हो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होनी चाहिए, और विदाउट जीरो डिवाइजर होनी चाहिए। विदाउट जीरो डिवाइजर, सो इन ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। सो क्लियरली सेट ऑफ इंटीजर में जीरो डिवाइजर नहीं होते। Z इंटीग्रल डोमेन है, लेकिन क्वेश्चन के लिहाज से हम वो ढूंढ रहे हैं जो इंटीग्रल डोमेन नहीं है। Z इंटीग्रल डोमेन नहीं है यहाँ पे। Q में भी जीरो डिवाइजर नहीं होते, किसी भी दो एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई करें रैशनल नंबर्स को तो जीरो नहीं आ सकता रिजल्ट। Z7, 7 इज़ अ प्राइम नंबर, सो ये फील्ड है, फील्ड कभी भी इंटीग्रल डोमेन नहीं, फील्ड जो होती है वो इंटीग्रल डोमेन होती है। सो Z7 को एलिमिनेट कर देंगे। अब डी ऑप्शन है, आप दे सकते हैं 2x2 मैट्रिक्स, अगर ये दो मैट्रिक्स ही लें तो इनका रिजल्ट ज़ीरो बन रहा है। सो ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है। इंटीग्रल डोमेन होने के लिए ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होना चाहिए। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फील्ड। इनको भी एलिमिनेट कर सकते हैं वन बाय वन। तो ZP is a field if P is a prime number. So option D eliminate हो गई। 6 is not a prime number. Second, Z फील्ड नहीं है क्योंकि फील्ड में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होना चाहिए, Z में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। फिर फील्ड में जीरो एलिमेंट लाजमी होना चाहिए, सो ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गई। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। सो इनको भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो वेक्टर स्पेस हमेशा बड़ा सेट छोटे सेट पे होता है। सो हमारे पास ये तीन सेट है, क्यू सब छोटा है आर से और आर छोटा है सी से। सो ऑप्शन डी गई, क्योंकि सी बड़ा सेट सी है, सी क्यू पे वेक्टर स्पेस है। वी आर लुकिंग फॉर दैट विच इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस। सो डी वेक्टर स्पेस है, डी ऑप्शन। इसके बाद बी ऑप्शन वेक्टर स्पेस है, आर बड़ा सेट है क्यू पे, और एक सेट अपने ऊपर भी वेक्टर स्पेस बना सकता है। सो ऑप्शन सी, आर सी पे वेक्टर स्पेस नहीं हो सकता, आर छोटा सेट है सी से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 85। अब ये हमारे पास फाई जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, हमें इसका कर्नल ढूंढना है, हमारे पास ये ऑप्शन है। सो कर्नल की डेफिनेशन से वो एलिमेंट हमारे पास जी के आएंगे जिनको फाई मैप करेगा ज़ीरो पे रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलो 5। तो इसको अगर देखें तो ए को अगर 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए। सो ए इज़ डिविजिबल बाय 5।
ये सेट होगा कर्नल का। तो इसको अगर देखें क्लियरली ये सारे इंटीजर्स आएंगे, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। द नंबर ऑफ प्रॉपर आइडियल ऑफ Z17, 17 इज अ प्राइम नंबर, सो इसमें दो ही डिवाइजर हैं 1 और 70। सो आइडियल होने के लिए सब रिंग होना ज़रूरी है। सो इसमें दो आइडियल हैं 0 और Z17, और प्रॉपर आइडियल की डेफिनेशन है अदर देन इटसेल्फ। तो एक प्रॉपर आइडियल है इसमें, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवीजन रिंग? डिवीजन रिंग की डेफिनेशन देखें। अ रिंग इज अ डिवीजन रिंग अगर वो रिंग मल्टीप्लिकेशन के साथ भी ग्रुप हो। सो ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। सेट ऑफ इंटीजर मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप नहीं है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इवन नंबर सबसेट है सेट ऑफ इंटीजर का, सो सेट ऑफ इंटीजर रिंग डिवीजन रिंग नहीं है, सो ऑप्शन बी इज नॉट अ डिवीजन रिंग। Z8, Z8 का अगर टेबल देखें मल्टीप्लिकेशन टेबल, तो ये है। सो क्लियरली 2, 4 and 6 does not have multiplicative inverse. You can see their rows. So Z8 is not a division ring. So option C is the correct answer. X equal to 6 in R3 represent as. So इसको अगर देखें तो हमारे पास ये सेट बनेगा। 6 फिक्स, X component फिक्स है, Y and Z are varying. So clearly set of all vector, 3 component point is called a vector. So set of all vector on YZ plane. So option के according option C is a correct answer. YZ plane बनेगा। Kernel of this transformation where T has this representation is point, line, plane, space. तो इसका कर्नल अगर देखें, कर्नल की डेफिनेशन से तो ये सेट आएगा अकॉर्डिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन, ये वेक्टर अगर जीरो वेक्टर पे मैप हो। सो डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास ये है। सो एक इक्वेशन को अगर सॉल्व करें, सो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। सो कर्नल का सेट हमारे पास बन गया। 0 0 फिक्स है फर्स्ट टू कंपोनेंट, और z वेरी कर रहा है। सो क्लियरली set of all vector on z axis because other two components are fixed, so z you can vary, so it's a line axis, so line is the correct answer. Option B is the correct answer. Dimension of homo r cube r4, standard theorem हमारे पास x and y are two vector space such that dimension of x is n, dimension of y is m, then the dimension of homo will be m multiplied by n. Dimension of R3 3 है, R4 की 4 है, so homo dimension is 12, so D is a correct answer. Again dimension of homo, matrices हैं 2 4 order के set और polynomial of degree 2, so same theorem will work जो पिछले सवाल में था। अब dimension of vector space of all polynomial of degree n जो है वो n+1 होती है हमेशा। dimension of vector space of all matrices of order n cross m always n cross m. So इस information के according dimension of M24 is 8, dimension of polynomial of degree 2 is 3. So when you multiply 8 by 3, so you will get 24. So option D is a correct answer. So ये हमने पेपर सॉल्व किया। थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच अगेन।